नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दूसरे चरण के मतदान में बड़े घोटाले का किया गया है यहां पर दावा और लगाया गया है बड़ा आरोप। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही है कमल की पर्ची। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव से निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड में कई जगहों पर हुई ईवीएम खराब, जाने कहां रुका मतदान। दोस्तों, ईवीएम के खराब होने की खबरें लगातार आ रही है। क्या कुछ है, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उससे विपक्ष को नुकसान हो रहा है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार अब जाने वाली है तो वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही है कमल की पर्ची। सपा ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही अधिकतर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स पर सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं सहारनपुर के एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट जाने का भी आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है और इसके अतिरिक्त बूथ संख्या 377 पर वोट डालने जाने वाली जिन महिलाओं को कम दिखता है, यह बिल्कुल नहीं दिखता। मतदान अधिकारी उनका वोट स्वयं डाल रहा है और बूथ संख्या 403 पर मुस्लिम वोटरों को यह कहकर वापस किया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने बूथ 170 की ईवीएम बदलकर और वोटर का वोट स्वयं डालने वाले बूथ संख्या 377 पर 403 के मतदान कर्मियों को वहां से हटाकर निष्पक्ष मतदान कराने का कष्ट करें, इसका चुनाव आयोग से निवेदन किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए ये करना जरूरी है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दूसरे चरण के मतदान से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हुई ईवीएम खराब, रुक गया मतदान। जी हां दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी है और इस दौरान कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना आई है, जिसे ठीक कर दिया गया है। इससे मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, खुद देहरादून में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। देहरादून में 3 पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब मशीनों को ठीक करवा ली गई है। इसमें भवानी इंटर कॉलेज कैंट, कालिदास रोड इंटर कॉलेज समेत कई सारे इलाके हैं जहां पर बूथ पर मशीन खराब होने की शिकायत आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के 3.5 लोग जाएंगे जेल, राउत ने दी धमकी, बहुत बर्दाश्त किया अब बर्बाद करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा सकती है। किसी जमाने में दोस्त रहे शिवसेना व भाजपा के बीच सियासी शत्रुता बढ़ती जा रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोमवार को संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के 3.5 नेता जेल जाएंगे। राउत ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्बाद भी हम ही करेंगे। राउत के इस दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता राउत ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मंगलवार को शिवसेना भवन में शाम 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें शिवसेना के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। राउत ने रविवार को कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले भाजपा की बी टीम है ओवैसी, अब सरकार से हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर होगी बात। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया है और सरकार से अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर जवाब लिए जाने की बात कही है। उन्होंने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत के खिलाफ फिर से अदालत में अपील करने का दावा किया है। कानपुर में बन्नू साहब गुरुद्वारे में दर्शन कराने आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब की बात है। ये देश हिसाब से चलेगा और हजारों करोड़ के घोटाले का जवाब सरकार को देना होगा। ओवैसी के लिए उन्होंने कहा कि वो भाजपा की बी टीम है। भाजपा और ओवैसी दिन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और रात में साथ हो जाते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस समय देश बंधनों में है और सभी लोग बंधन से मुक्त चाहते हैं और इस चुनाव
में मतदाता को बंद पड़े स्कूल, हॉस्पिटल, महंगाई, देश को लेबर कॉलोनी बनाने के षड्यंत्र जैसे मुद्दे पर वोट करना चाहिए। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा को फिर से लगा बड़ा झटका। निकाय चुनाव का आया रिजल्ट। चारों नगर निगमों में टीएमसी ने मारी बाजी। दीदी ने जताया जनता का आभार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सोमवार को 12 फरवरी को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना जारी है और बंगाल के चारों नगर निगम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। हालांकि खबर यह भी है कि टीएमसी ने उत्तरी 24 परगना नगर निगम का चुनाव जीत लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार टीएमसी ने सुबह 11 बजे तक विधान नगर में टीएमसी ने 41 सीटों में से 24 पर जीत दर्ज कर ली है और 10 पर वो आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने एक वार्ड पर जीत दर्ज की है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी ने सिलीगुड़ी में 47 सीटों में से 10 पर जीत दर्ज की है। वो 3 वार्डों में आगे चल रही है तथा भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-2 सीटें हासिल की हैं। चंदन नगर में टीएमसी ने 32 में से 12 सीटें जीत ली हैं और 9 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जबकि माकपा ने एक वार्ड में जीत दर्ज की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 बजे तक 40% वोटिंग, सहारनपुर सबसे आगे। 2022 के दूसरे चरण के उत्तर प्रदेश के मतदान से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों से 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट अब तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो लाइक। उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीट पर थम गया है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को होनी है वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल 5 बजे तक शाम तक थम गया। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था कल और शाम 5 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बता दें कि यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर शनिवार को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली भी कर डाली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं विनाश की तरफ ले जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सहसवान विधानसभा क्षेत्र के इस्लाम नगर कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव परिणाम 10 मार्च को आना था, जनता ने 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद ही बता दिया है। कोई अन्य दल नहीं जीतने जा रहा है, सभी दलों का सफाया होगा। भाजपा को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे 5 किसानों को खाद की एक बोरी नहीं मिली, जहां मिली खाद की बोरी उसमें से भी हो गई चोरी। भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, लेकिन उन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि एक नेताजी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए और अब यहाँ वोट पड़ेगा तो रही सही भी ठंडे हो जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पद यात्रा पर लगा दी गई रोक। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का ऐलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में
और 4 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच ही किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किए 10 बड़े ऐलान, सरकार के खिलाफ अगली रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा है। कैथल में किसान सम्मेलन से पहले राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी रही है लेकिन तानाशाही सरकार मंजूर नहीं है। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। किसानों को अपना हक मांगना अच्छी तरह से आता है। उन्होंने कहा कि टोल महंगा है और कुछ विशेष झंडे वालों का टोल फ्री है। हरियाणा में किसान अलग नहीं है, ना ही किसान संगठन में कोई फूट है। उन्होंने आगामी रणनीति भी बताई। दोस्तों आपको बता दें कि अब देश में बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होगा युवाओं का आंदोलन। बुजुर्गों की पेंशन काट दी है, अब बुजुर्ग भी आंदोलन शुरू करेंगे। किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें संगठन का समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही साथ गलतफहमी में ना रहे सरकार, फिर से शुरू होगा आंदोलन, ये भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है। किसान संगठन अब मजदूरों, गरीबों, दुकानदारों, आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ेगा। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वो अपील करेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। किसान नेता पूरे देश में दौरा करके लोगों को एकजुट करेंगे। राजनीति से नहीं आंदोलन से निकलेगा विकल्प। किसान आगामी आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों ये कुछ बड़े वादे किए हैं राकेश टिकैत ने और अगली रणनीति तैयार हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से आ रही है। भाजपा का बड़ा नेता बड़ा झूठ और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बदायूं में दहाड़े अखिलेश यादव, बदलाव की अपील करके मांगी वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है, ये कह दिया। साथ ही उन्होंने बदलाव की अपील करते हुए लोगों से वोट मांगा। भाजपा पर हमलावर रहे अखिलेश यादव ने बदायूं में कहा कि भाजपा के एक नेता कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। सांसद और विधायक के टिकट को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान, सदस्यता अभियान के जरिए नई तैयारी में है आरजेडी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी की तरफ से पहला सदस्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बनाया गया। राबड़ी आवास पर मछली भात खाने के बाद लालू यादव ने इस अभियान को शुरू किया। दरअसल मछली को शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका आयोजन रखा गया है। वहीं लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया है कि पार्टी किन चेहरों को टिकट देगी। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बेहतर काम करेगा और सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे पार्टी प्रोत्साहित भी करेगी। बेहतर काम करने वाले को ही आने वाले दिनों में विधायक और सांसद का टिकट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल आरजेडी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी बनेगी और इसका उन्हें पूरा विश्वास है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने। एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ रुपए का चूना। सीबीआई की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य अज्ञात पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि ये मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया है और ये सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक जिस कार्य के लिए इस कंपनी ने 28 बैंकों से कर्ज लिया था, उस कंपनी में उसे निवेश या खर्च नहीं करके बल्कि दूसरी कंपनी के मार्फत उन पैसे को घुमाकर लोन वाली कंपनी को नुकसान में दिखा दिया गया और अपना फायदा उठाकर उन 28 बैंक के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। सीबीआई को शक है कि इस लोन को निर्गत करने में बैंक के कई सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्राइवेट लोगों की भी संदिग्ध भूमिका है।
फर्जीवाड़ों को अंजाम देने के बाद कई लोकेशन पर काफ़ी प्रॉपर्टी बनाने और खरीदने का आरोप भी उस कंपनी और उसके कई निदेशकों पर लगा है, जिसे सीबीआई की टीम विस्तार से तफ्तीश करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर योगी का कद कम कर रही है भाजपा नेतृत्व, एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई तरह मतदान करना चाहिए और यही समय है कि वो अपने अधिकारों को समझें और राजनीति के मैदान में अपने उचित स्थान की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों दलों को ध्रुवीकरण भाता है, क्योंकि इससे दोनों का वोट बैंक मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा उठाने से रोकने के लिए प्रदेश की जनता को अलग तरह की राजनीति का विकल्प देने की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनके कद को कम करना चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत सिर्फ चुनाव तक। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक उत्तर प्रदेश में रहेगा और हमें उससे बचना है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से लोगों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आए हुए हैं और वो सरकारी मेहमान हैं। जनता को उन मेहमानों से बचना चाहिए। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वो आलू से त्रस्त है। जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना है। बता दें कि राकेश टिकैत अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने बयान दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी चुनाव में बीजेपी के पास बताने के लिए विकास का कोई काम नहीं है, इसलिए वो यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग से भड़काऊ भाषण देने वालों को जेल में डालने के लिए भी कहा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और ऐसे में वहाँ बिना बुलाए जाकर आलिंगन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में जांच के लिए बुलाकर हमारे जवानों की शहादत को बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि बीजेपी के नेता नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी दिन वो रुक नहीं पाए और उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। बीजेपी गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच जहर घोलने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी से सवाल, काशी धाम का उद्घाटन करके देख रेख का जिम्मा अंग्रेजों को क्यों दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त जबरदस्त गर्मी है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घोषणा पत्र में सुरजेवाला ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के DNA में फिर उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान बेरोजगारी, कृषि कानूनों, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने से लेकर आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी अपनी बात रखी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नेता के तौर पर कांग्रेस के पास क्या कोई काट है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 से 2014 तक एक बेहतरीन सरकार दी। वो केजरीवाल जी हों, अन्ना जी हों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और RSS की बैंकिंग हो, इस सरकार को बदनाम करने के लिए एक बाकायदा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी
खबर की तरफ ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हो सकते हैं आमने सामने। बनारस की सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बनारस की शिवपुर सीट पर मुकाबला और रोचक हो सकता है और यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर सकते हैं। तो अभी यहाँ से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सुभाषपा प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष से शिवपुर में चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।